नमस्कार साथियों, नमस्कार विद्यार्थियों। आज से सर के द्वारा एक नई क्लास चालू की गई है और वो क्लास है 12th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के मॉडल पेपर्स। आप सबको पता है आपके बोर्ड का एग्जाम्स होना है और इस साल हाल में ही जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने अभी एक केमिस्ट्री का मॉडल पेपर दिया। आज से क्वेश्चनों की एक श्रृंखला चालू करूंगा जिसके अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड जो मॉडल पेपर्स हैं बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं उनका सॉल्यूशंस बताऊंगा कि उनका आंसर हमें एग्जाम्स में किस तरीके से देना है अगर इस तरह का मॉडल पेपर आता है तो। आज इस साल आपको पता है जो 12th केमिस्ट्री है 56 नंबर के पेपर को 5 चरणों में बांटा गया है, अ, ब, स, द और य। और उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो रोल है वो इस साल आपको पता है अ पार्ट का है। अ पार्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ एक एक लाइन या रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस की श्रृंखला चालू करते हुए आपको दिख रहा होगा सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021, ये बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर दिया गया है वो है और हम इसी से ही प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बोर्ड ने सॉल्यूशन चैप्टर से दिया है, विलियन चैप्टर से दिया है और पूछा है कि ताप बढ़ाने से किसी द्रव के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन यह है कि जो हमारी वेपर प्रेशर है, जो वाष्प दाब है, उसके ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, क्या ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब घटता है, क्या होता है ताप बढ़ाने पर। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं। आप सबको पता है वाष्प दाब का मतलब क्या है। मैं आपसे कहूं आप सबको पता है जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो जो पृष्ठ के जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। एक मिनट, वापस एक बार देख लेते हैं। आप सबको पता है वाष्प दाब क्या चीज है। ये कोई द्रव, आपको पता है जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो जो सरफेस पर जो अणु है, जो पृष्ठ पर स्थित जो अणु है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और वो वाष्प में परिवर्तित होते हैं। और थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि जो वाष्प है वो धीरे धीरे ठंडी होती है और द्रव में बदलती है और साम्य की स्थिति आ जाती है कि जिस दर से वाष्पन होता है उसी दर से क्या होता है, संघनन होता है। तो वाष्प दाब की डेफिनेशन क्या है। साम्य की अवस्था में, साम्य की अवस्था में यहां जो वाष्प के जो अणु हैं, जो वाष्प के जो अणु हैं उनके द्वारा जो द्रव की सतह के ऊपर दाब लगाया जाता है वही दाब आपको पता है क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। सीधी सी बात है, अगर आप ताप बढ़ाओगे तो गैस के अणुओं की या द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और द्रव के अणु ज्यादा से ज्यादा वाष्प में बदलेंगे और जितनी ज्यादा यहां वाष्प बनेगी उतना ज्यादा यहां पर क्या लगाया जाएगा, वाष्प दाब लगाया जाएगा। यही कारण है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, सीधी सी बात है, ताप बढ़ाएंगे वाष्प ज्यादा बनेगी, जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी वो द्रव की सतह पर उतना ही ज्यादा दाब लगाएगी। यही कारण है कि ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे जो पृष्ठ पर स्थित जो अणु है उनकी गतिज ऊर्जा बनेगी, वो वाष्प में बदलेंगे और जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी वो द्रव की सतह पर उतना ज्यादा दाब लगाएगी। यही कारण है ताप बढ़ाने पर हमेशा जो वाष्प दाब है वो क्या होता है, बढ़ता है। यहां वाष्प दाब की अगर एग्जामिनेशन आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप कहोगे साम्य की जो अवस्था है उस समय वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है वही दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड का सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर में उन्होंने जंग का अपसे सूत्र पूछा है, रस्टिंग ऑफ आयरन पूछा है और ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया हुआ चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, लास्ट वाला टॉपिक संचरण में से लिया है।
अब आपको पता है जंग क्या है, सबको पता है जो लोहा होता है वो नमी और वायु की उपस्थिति में लोहे के चारों ओर ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है, जंग कहा जाता है। इसके अंदर लोहा एनोड का काम करता है, Fe+2 में बदलता है और जो नमी के अंदर जो O2 और CO2 घुलती है और उनके अंदर जो O2 और CO2 जो घुलती है जिसके कारण H+ आयंस आते हैं, वो Fe जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है H+ आयन उनको ग्रहण करके O2 उनको ग्रहण करके वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। बस आपको फाइनली ये ध्यान रखना है जंग क्या है, तो आप सबको पता होगा Fe2O3.XS2O क्या कहलाती है, जंग कहलाती है। जंग में Fe+3 फॉर्म में है, Fe2O3 एवं फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपसे केमिकल काइनेटिक में से पूछा गया, रासायनिक बल गतिकी में से पूछा गया है और आपसे यह पूछा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसका आपको अर्धायुकाल दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है इसका वेग स्थिरांक बताएं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या है, पढ़ा होगा। बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। अगर आप क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है और वो अभिक्रिया आपको पता है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पर अर्धायुकाल दे रखा है और आपसे वेग स्थिरांक के पूछा जा रहा है। तो प्रथम कोटि के अंदर जो अर्धायुकाल निकल के आता है T12, वो आप सबको पता होगा T12 किसके बराबर आता है, 0.693 अपॉन K के बराबर आता है। और यहां हमें T12 दे रखा है और आपसे K की वैल्यू पूछ रहा है, तो K बराबर आप कहोगे 0.693 अपॉन T12, यहां 0.693 और क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा होगा जो T12 है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 69.3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/100 और ज्यादा आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 10⁻⁻2 सेकंड इनवर्स पर। इसीलिए इसका आंसर बोर्ड के द्वारा फर्स्ट दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी गोल्ड संख्या न्यूनतम होती है। निम्न में से बोर्ड ने दिया कि आपको यह बताना है गोल्ड संख्या किसकी मिनिमम होती है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में रखें गोल्ड संख्या क्या है। तो आपने पढ़ा होगा गोल्ड संख्या क्या है। जैसे मान लो ये 10 ml गोल्ड सॉल है, कुछ शब्दों को ध्यान रखें, 10 ml गोल्ड सॉल, यहां आपको कुछ शब्दों को दिमाग में रखना है। 10% NaCl का 1 ml, रक्सी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा, अब सबसे पहले हमसे ये पूछा गया निम्न में से किसका गोल्ड नंबर मिनिमम है। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड नंबर क्या है। अब आपको पता है ये गोल्ड सॉल है, आपको पता है गोल्ड सॉल अस्थायी है, ये द्रव विरोधी कोलाइड है और यदि इसके अंदर हम वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो ये इजीली क्या हो जाएगा, यहां स्कंदित हो जाता है। इजीली जो कोलाइडी कण है वो नीचे क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे, क्योंकि वैद्युत अपघट्य के द्वारा इसको विपरीत आयन मिलेंगे, विपरीत आवेश मिलेगा और वो गोल्ड सॉल को क्या कर देगा, अवक्षेपित कर देगा। अब गोल्ड नंबर क्या होता है, हमें पता है कि जो ये द्रव विरोधी कोलाइड है, अगर इसमें द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाए तो द्रव विरोधी कोलाइड है, अगर इसमें द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाए या रक्षी कोलाइड मिला दिया जाए तो हम इसके स्कंदन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वही चीज क्या कहलाती है, गोल्ड संख्या कहलाती है। तो गोल्ड नंबर की डेफिनेशन क्या है, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मिलाई गई वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल में 10% NaCl का 1 ml विलयन मिलाने पर स्कंदन को रोक दे, वह चीज क्या कहलाती है, गोल्ड नंबर कहलाता है। वापस मैं आपको डेफिनेशन बोलता हूं, रक्षी कोलाइड की मिलाई गई मिलीग्राम में वह मात्रा या रक्षी कोलाइड की
मिलीग्राम में मिलाई गई वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट में 10% NaCl का 1 ml विलयन मिलाने पर उसके स्कंदन को रोक दे, वो चीज क्या कहलाती है? गोल्ड नंबर कहलाता है। और सबसे कम जो गोल्ड नंबर होता है वो आप सबको पता होगा कौन सा होता है? जिलेटिन होता है। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता सबसे ज्यादा गोल्ड नंबर किसका होता है, तो आप कहते स्टार्च होता। लेकिन यहां एग्जामिनर ने हमसे पूछा मिनिमम गोल्ड नंबर किसका है? जिलेटिन का है। जिलेटिन की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर ही, जिलेटिन की अगर इसमें थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाए और फिर अगर आप इसके अंदर NaCl का 1 ml डालें तो ये जो गोल्ड सॉल्ट के अंदर जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं वो नीचे क्या नहीं होंगे? अवक्षेपित नहीं होंगे, स्कंदित नहीं होंगे। तो रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मिलाई गई वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट के अंदर 1 ml NaCl जिसकी कंसंट्रेशन 10% है वो डाली जाए और वो उसके स्कंदन को रोक दे, तो वही चीज क्या कहलाती है? गोल्ड नंबर कहलाती है। इसीलिए यहां पर गोल्ड नंबर न्यूनतम किसका जाएगा? आपके जिलेटिन का जाएगा। अगला क्वेश्चन नाइट्रोजन परिवार में से पूछा गया है, पी ब्लॉक में से पूछा गया है, किसकी आयनन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है? आपको पता है ये नाइट्रोजन परिवार है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। सबको पता है वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होती है? बढ़ती है। और साइज बढ़ती है तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपको पता है कम होती है। यहां हमसे आयनन एंथैल्पी पूछा गया है। खुद ही सोचें आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या है? ये कोई परमाणु है, इसके संयोजी कोष में ये इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूं, उसके लिए जो एनर्जी दी जाती है वही एनर्जी क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। अगर इसका साइज छोटा है तो सीधी सी बात है नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। साइज बढ़ने के साथ साथ नाभिक का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर कम होगा, थोड़ी सी एनर्जी देते ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यही कारण है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है, और साइज बढ़ती है तो आयनन एनर्जी का मान क्या होता है? कम होता है। यहां नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के अंदर सबसे ज्यादा जो आयनन एनर्जी होगी वो नाइट्रोजन की होगी, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ेगा और आयनन एनर्जी आपकी क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लैंथेनाइट श्रेणी के अंदर पूछा गया, वो कौन सा एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? देखें ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है। लैंथेनाइट श्रेणी आपको पता है सीरियम 58 से लेकर लुटीशियम 71 तक की जो श्रेणी है वो आपकी लैंथेनाइट श्रेणी कहलाती है। सामान्यतः जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनके अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, लेकिन आपने सुना होगा सीरियम और टर्बियम ये +3 के अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। सीरियम +3 के अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद सीरियम को F0 विन्यास प्राप्त हो जाता है। यही कारण है सीरियम +3 के अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। तो लैंथेनाइट श्रेणी का वो मेंबर जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं वो सीरियम और कौन से हैं? टर्बियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन समूह 15। समूह 15 का मतलब हो गया नाइट्रोजन परिवार। समूह 15 में से भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी ये आपसे पूछ रहा है कि जो वर्ग 15 है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आते हैं, वो पूछ रहा है कि भूपर्पटी पर इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आप सबको पता है प्रकृति के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन का 78% होता है। यही कारण है समूह 15 के अंदर जो भूपर्पटी है, समूह 15 के अंदर जो सर्वाधिक लब्धि में पाए जाने वाला जो तत्व है वो आपका कौन सा है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वो कौन सा आयन है जिसके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं? आपको यह बताना है निम्न में से वो कौन सा आयन है जिसके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है। युग्मित अवस्था का मतलब या तो D0 विन्यास होगा या D10 विन्यास होगा। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसी अवस्था में है? युग्मित अवस्था में है। यहां अगर आप चौथे ऑप्शन को देखें, कॉपर +1। अब आपको पता है कॉपर, सबसे पहले कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे खींचते हैं? आर्गन आपको पता है कॉपर के अंदर जो D9 है वो D10 में बदल जाता है।
क्रोमियम में D4D5 में बदल जाता है। कॉपर आर्गन आपको पता है 3D10 और साथ में विन्यास क्या है 4s1। 18 एक 19 और 10 29, क्योंकि जो कॉपर है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 29 है। अगर हम कॉपर +1 की बात करें तो कॉपर +1 में जो विन्यास है वो D10 विन्यास है और ऐसी स्थिति में आपको दिख रहा होगा सभी इलेक्ट्रॉन कैसी अवस्था में होंगे, युग्मित अवस्था में होंगे। अगला क्वेश्चन, हमसे उभयदंती लिगैंड पूछे गए। निम्नलिखित में से वो कौन सा लिगैंड है जो उभयदंती लिगैंड है? पहला NO2-, आपको पता है इसे नाइट्रो कहते हैं। C2O4-2 इसे ऑक्सिलेटो कहा जाता है। NH2- इसे एमिडो कहेंगे। यह चीज C5H5N है जिसे आप सबको पता है पिरिडीन कहते हैं। अब आपसे पूछा उभयदंती लिगैंड क्या है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए उभयदंती लिगैंड कौन से होते हैं। ये एक दंतुक लिगैंड होते हैं लेकिन इनके अंदर डोनर साइट 2 होती है। एक दंतिक लिगैंड होते हैं लेकिन दाता परमाणु, इनमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 होती है और 2 में से एक ही क्या कर सकता है, एक बार में इलेक्ट्रॉन दे पाता है। अगर हम NO2- की बात करें तो NO2- की स्ट्रक्चर ये है। इसके अंदर दिख रहा होगा एक तो नाइट्रोजन दाता परमाणु है, एक ऑक्सीजन दाता परमाणु है। यह उभयदंती लिगैंड है कि इसमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 है लेकिन देने वाला सिर्फ एक ही होता है। उभयदंती लिगैंड वो लिगैंड होते हैं जिनमें दाता परमाणु, जिनमें उभयदंती लिगैंड वो लिगैंड होते हैं जो होते एक दंती लिगैंड है लेकिन उनमें जो दाता परमाणुओं की संख्या है वो 2 हो सकती है या 2 होती है, लेकिन एक बार में एक ही जो है वो अपने लोन पेयर्स को देगा, या तो नाइट्रोजन देगा या ऑक्सीजन देगा। अब आपसे पूछा उभयदंती लिगैंड कौन सा है, इन सब के अंदर आपको दिख रहा होगा NO2- उभयदंती लिगैंड है। जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देता है तो इसको नाइट्रो कहा जाता है और जब ऑक्सीजन देता है तो इसको नाइट्राइटो कहा जाता है। बोर्ड की बुक में इसी चीज को इस तरीके से दिखा रखा है। NO2- दे रखा है नाइट्रो, ONO- और दिखा रखा है नाइट्राइटो। यहां नाइट्रो है, यहां नाइट्राइटो है। इसके अंदर डोनर साइड 2 है लेकिन एक बार में एक ही अपने लोन पेयर को देता है, इसीलिए ये होते एक दंती लिगैंड है लेकिन इनके अंदर दाता परमाणुओं की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन आपसे फिनॉल का क्वेश्चन पूछा गया। C6H5OH फिनॉल सबने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है जिसे राइमर-टिमान रिएक्शन कहते हैं। वही क्वेश्चन है ये। C6H5OH C6H6 बेंजीन है, बेंजीन के H को हटाया, उसकी जगह OH लगाया। आपको पता है ये फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, फिनॉल की रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म वैक्यूएस से कराते हैं तो आप सब ने सुना होगा इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। फिनॉल ही बनाना है और इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर आपको हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा देना है, CHO, और इस चीज को सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। और सबने पढ़ा होगा इस अभिक्रिया को राइमर-टिमान अभिक्रिया कहा जाता है। यही राइमर-टिमान या राइमर-टिमान अभिक्रिया है और इसके अंदर मध्यवर्ती डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। बस ये क्वेश्चन पूछा है फिनॉल की रिएक्शन किस, यहां हम क्या X ले और QH ले जिससे यहां सैलिसिल एल्डिहाइड 3H2O बनता है। और आपसे पूछा है ये X पदार्थ क्या है, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर जो X पदार्थ है वो क्लोरोफॉर्म है, क्योंकि फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और QH से कराने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। अभिक्रिया का नाम राइमर-टिमान अभिक्रिया है, मध्यवर्ती डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। अगला क्वेश्चन एक पंक्ति में आपको आंसर देना है। आपसे पूछा गया सुपर हैवी एलिमेंट किसे कहते हैं, अति भारी तत्व किसे कहते हैं। तो आपको पता है यूरेनियम बाण में यूरेनियम इसको ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में, यूरेनियम बाण में के बाद आने वाले तत्व एक बार मैं आपको खुद ही बोल देता हूं, फिर आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है। अति भारी तत्व किसे कहते हैं। यहां राजस्थान बोर्ड की बुक में 2 नाम है, एक अति भारी तत्व और एक लिखा हुआ है परा यूरेनियम तत्व। है क्या, जो यूरेनियम 92 तक के जो तत्व हैं
वो सारे के सारे तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, और यूरेनियम 92 के बाद जो आने वाले तत्व हैं उनमें से कोई सा भी तत्व प्रकृति में नहीं पाया जाता, वो सब के सब तत्व मानव निर्मित तत्व हैं। तो आप कहेंगे यूरेनियम 92 के बाद जो आने वाले जो मानव निर्मित तत्व हैं, यूरेनियम 92 के बाद जो आने वाले मानव निर्मित तत्व हैं उन्हें ही परा यूरेनियम तत्व या सुपर हैवी एलिमेंट्स कहा जाता है। आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा अति भारी तत्व किसे कहते हैं, या यह भी पूछ सकता है परा यूरेनियम, परा मतलब बाद में, परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं। तो आप कहोगे यूरेनियम 92 के बाद जो आने वाले जो तत्व हैं वो मानव निर्मित तत्व हैं, वो कृत्रिम तत्व हैं। इन्हीं तत्वों को परा यूरेनियम तत्व या सुपर हैवी एलिमेंट्स कहा जाता है। अगला बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन दिया गया, इनमें से वो कौन से तत्व हैं जिनके ऑक्साइड का उपयोग जो हमारे धूप के चश्मे के अंदर जो रंगीन लेंस लगे होते हैं उनके बनाने में किया जाता है। आपसे पूछा है, ये एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, वो कौन कौन से तत्व हैं जिनके ऑक्साइड का उपयोग धूप के चश्मों के लिए रंगीन लेंस बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा चश्मे जो है उनमें कलरफुल जो लेंस है वो किसके बने होते हैं, उनमें किसके ऑक्साइड्स यूज किए जाते हैं। तो आपको याद करना है, एक तो प्रेसिमोडीमियम और एक नियोडीमियम, एक तो परमाणु क्रमांक 59 और एक परमाणु क्रमांक 60। प्रेसिमोडीमियम और नियोडीमियम, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, प्रेसिमोडीमियम और नियोडीमियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका उपयोग ही धूप के चश्मों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वो अभिक्रिया कौन सी है जिससे हम क्लोरबेंजीन से डाइफेनिल प्राप्त कर सकते हैं, उस अभिक्रिया का आपको नाम बताना है। देखिए 3 अभिक्रियाएं होती हैं। एक अभिक्रिया को तो हम कहते हैं वुड्स अभिक्रिया, एक अभिक्रिया कहलाती है वुड्स फिटिक अभिक्रिया, और एक अभिक्रिया कहलाती है फिटिक अभिक्रिया। यहां हमसे कहा गया कि क्लोरबेंजीन है, क्लोरबेंजीन, उसकी रिएक्शन सोडियम से कराएं, क्लोरबेंजीन की रिएक्शन सोडियम से, साथ में काम में लेते हैं ड्राई ईथर, 2 NaCl बाहर निकला, दो बेंजीन रिंग आपस में सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ जाती हैं। इसी चीज को डाइफेनिल कहते हैं, 2 फेनिल जुड़ गए, इसी चीज को डाइफेनिल कहते हैं। अगर आपने यहां दोनों एल्किल हैलाइड ले लिए जाते तब तो इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते। एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड ले लिया जाता तो वुड्स फिटिक अभिक्रिया कहते। लेकिन अगर दोनों ही क्लोरबेंजीन ले लिए जाए या दोनों ही एरिल हैलाइड ले लिए जाए तो इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया कहेंगे, इस अभिक्रिया को हम फिटिक अभिक्रिया कहेंगे। हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि जो क्लोरबेंजीन है, ये क्लोरबेंजीन, इनसे मुझे डाइफेनिल प्राप्त करना है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो आप कहेंगे ये अभिक्रिया फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा उस पदार्थ का नाम बताएं जो टोलुइन से सूर्य के प्रकाश में क्रिया करके बेंजील क्लोराइड देता है। ये इक्वेशन यह है, टोलुइन आपको पता है ये बेंजीन, इसके हाइड्रोजन को हटाकर मैथिल लगा दो, इसी चीज को टोलुइन कहते हैं। अगर टोलुइन की रिएक्शन क्लोरीन से कराई जाए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाए, यहां पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। मैथिल के हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर Cl लगाना है। आपको पता होगा जो टोलुइन है इसके मैथिल में से अगर हाइड्रोजन हटाया जाए, इस रेडिकल को बेंजील कहते हैं, और साथ में Cl लग गया तो यह चीज बेंजील क्लोराइड है। उस पदार्थ का नाम बताएं जो टोलुइन से सूर्य के प्रकाश में क्रिया करके बेंजील क्लोराइड देता है। तो आप कहोगे टोलुइन की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ की जाए, उस पदार्थ का नाम क्लोरीन है। टोलुइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ की जाए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजील क्लोराइड बनता है। 15वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पैराक्रिसॉल का आपको IUPAC नेम बताना था। क्रिसॉल, ऑल, पहले तो आप सोचें क्रिसॉल क्या चीज होती है, जो आपका फिनॉल है। अगर इसकी पैरा पोजीशन पर हम मैथिल लगा दें तो ये चीज क्या कहलाती है, पैराक्रिसॉल कहलाता है। पैराक्रिसॉल कहलाता है, पैरा मतलब पाँव में मैथिल लगा दे फिनॉल के साथ तो वो चीज पैराक्रिसॉल कहलाता है। अब आपको पता है इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह OH है, नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 नंबर पर मैथिल जुड़ा हुआ है,
रिमेनिंग चीज फिनॉल है, इसीलिए इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 4-मेथिल-फिनॉल। आप कहोगे इसका IUPAC नेम 4-मेथिल-फिनॉल होगा, हो सकता है हमसे ऑर्थोक्रिसोल कहे तो यहां लगा देते, अगर हमसे मेटाक्रिसोल कहता तो मेथिल यहां लगा देते, ऑर्थोक्रिसोल कहता तो IUPAC नेम हो जाता 2-मेथिल-फिनॉल, अगर यहां मेटा पे लिखा होता तो हम कहते थे 3-मेथिल-फिनॉल। अब यहां पैरा पर लगा रखा है, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ 4-मेथिल-फिनॉल। फिनॉल का क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकरण कराया गया, प्राप्त उत्पाद का नाम पूछा गया। यह फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड है। फिनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा कराते हैं तो जो उत्पाद बनता है उसका नाम है PbQ, पैराबेंजोक्विनोन। इसका नाम है पैराबेंजोक्विनोन। आप कहोगे पैराबेंजोक्विनोन बनता है, PbQ बनता है, पैराबेंजोक्विनोन बनता है, पैराबेंजोक्विनोन बनता है, तो आंसर रहेगा पैराबेंजोक्विनोन बनता है। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटफुल है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं थोड़ा चेंज करता हूं। 1,2-डाइक्लोरोएथीन है, इसके किस ज्यामितीय समावेवी का कथनांक हटा ले, केवल गलनांक, ये देखें गलनांक अधिक होता है, ये आपको पता होगा, ये ज्यामितीय समावेयता का क्वेश्चन है। 1,2-डाइक्लोरोएथीन, 1,2 पहले तो एथीन बना लिया, इसके 1 नंबर पे भी क्लोरीन है और 2 नंबर पे भी क्लोरीन है, नाम बना 1,2-डाइक्लोरोएथीन। ये इसकी सिस फॉर्म है और ये इसकी ट्रांस फॉर्म है। आपको पता है ये 1,2-डाइक्लोरोएथीन, ये इसकी सिस फॉर्म है, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है। तो होता क्या है, जो ये ट्रांस फॉर्म होती है इनका गलनांक हमेशा सिस फॉर्म से ज्यादा होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो ट्रांसफॉर्म होती है इनकी जो पैकिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसके कारण इनके वांडरवाल फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं इनके बीच में। यही कारण है कि जो आपके ट्रांसफॉर्म होती है उनका जो गलनांक होता है वो हमेशा सिस फॉर्म से ज्यादा होता है। बोर्ड में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, 1,2-डाइक्लोरोएथीन है, उसके किस ज्यामितीय समावेवी का गलनांक अधिक होगा, तो आप लिखोगे ट्रांस का गलनांक अधिक होगा। रीजन यह है कि इसकी जो पैकिंग होती है, जो इसकी संकुलन क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। इसकी पैकिंग अच्छी होने के कारण अणुओं के बीच में बहुत अधिक वांडरवाल बल लगता है। यही कारण है कि जो इसकी ट्रांसफॉर्म है उसका गलनांक सिस फॉर्म से ज्यादा होता है। आपसे पूछा गया, एक इक्वेशन दे दी गई, फिनॉल की इक्वेशन है, पढ़ा भी होगा। इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें, ऑक्सीजन को बाहर निकाला है जिंक ने, ये विऑक्सीजनीकरण अभिक्रिया है। फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के साथ कराई गई है, फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के साथ कराई गई है, विऑक्सीजनीकरण होता है, जिंक ऑक्साइड बाहर निकलता है और बेंजीन बनती है। बेंजीन बनाने का ये एक मेथड है जिसके अंदर फिनॉल के अंदर जिंक डाला जाता है, विऑक्सीजनीकरण होता है, फिनॉल में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और बेंजीन बनती है। फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड बनेगा। यह ईथर का क्वेश्चन है कि ईथर और अल्कोहल को मिलाया जाता है। ईथर और एथेनॉल का जो मिश्रण है उसे नेटेलाइट कहा जाता है। नेटेलाइट, लाइट में नेटे लगाया, नेटेलाइट कहा जाता है। जो आपके ईथर और अल्कोहल को मिक्स कर देते हैं वो मिक्सचर आपका नेटेलाइट है और उसका उपयोग जनरली पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है। पेट्रोल के स्थान पर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है नेटेलाइट का। नेटेलाइट में एथेनॉल और साथ में क्या है, ईथर है। लास्ट रिएक्शंस, एथेनोइक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचन। जनरली आपको पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है LiNH4 वो रिएक्शंस को अल्कोहल पर जाकर रोकता है। एथेनोइक एसिड्स का मतलब 2 कार्बन वाला एसिड, आपको पता है एथेनोइक एसिड है। इसका रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स के द्वारा कराया जाएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा जब अपचन कराते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता है एसिड एल्डिहाइड में बदलता है और फिर एल्डिहाइड अल्कोहल में बदलता है। एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल का अपचन जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स के द्वारा कराते हैं तो जितने कार्बन एसिड्स में है उतना कार्बन वाला ही प्राइमरी अल्कोहल बनता है, CH3CH2OH बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है।
एथेनॉल बनेगा। यानी अगर आप एथेनोइक अम्ल का LiLH4 के द्वारा अपचयन कराएंगे तो एथेनॉल बनेगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और मेरा यही कहना है विद्यार्थियों से कि अगर आपको क्लास मेरी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं आगे से आगे आपके लिए बोर्ड के ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर डालूं तो आप मेरे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो आपके 12th बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं जो इस एग्जाम्स को इस साल दे रहे हैं उनको भी बताएं कि वो इस चैनल्स को देखें, सर की क्लासेस को देखें, जिससे उनको बहुत फायदा होगा। आज के लिए थैंक यू, इतना ही।